नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नितिन गौतम और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइज ऑफ ग्लोबल कम्युनिज्म। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कम्युनिज्म पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करता है, बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टीज अलग अलग कंट्रीज में डेवलप होती हैं और किस कारण से कम्युनिज्म धीरे धीरे करके वर्ल्ड में अपना एक जगह बनाता है। और उसके बाद विद टाइम हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल शेप लिया जिसके कारण ग्लोबल कम्युनिज्म के स्प्रेड में फायदा हुआ, हम इसको भी समझेंगे। अब हम सीधे घुसते हैं टॉपिक पे कि राइज ऑफ ग्लोबल कम्युनिज्म कैसे हुआ था। तो अगर मैं बोलूं कि आपको वर्ल्ड में समझना है कि कम्युनिज्म या नया पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुआ है, तो हमें सबसे पहले जाना होगा यूरोपियन हिस्ट्री में। अगर हम यूरोपियन हिस्ट्री की बात करें तो यूरोपियन हिस्ट्री में जो चीज़ सबसे पहले यूरोप में नए चेंज को जन्म देती है उसका नाम है रेनेसा। रेनेसा, रिफॉर्मेशन, इनलाइटनमेंट, ये एक पीरियड था यूरोपियन हिस्ट्री का जो 15th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 17th 18th सेंचुरी तक उसका असर होता है। विद टाइम ये जो मूवमेंट आता है ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट होता है और इसका असर आदमी के थॉट पे होता है। तो जो मेन बदलाव होते हैं इस मूवमेंट के कारण, रेनेसा या रिफॉर्मेशन की जो बात कर रहा हूं, इससे एक पुश मिलता है, एक जन्म होता है थॉट मॉडर्निटी का। लोग नए तरीके से दुनिया को देखने लगते हैं। दुनिया को देखने के कारण जो एक नया नजरिया डेवलप होता है, इसका असर समाज के हर एस्पेक्ट पे होता है। तो अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो पॉलिटिक्स में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, कैपिटलिज्म का जन्म होता है। इसी के बीच एक और आइडिया जन्म लेता है जिसका नाम है सोशलिज्म और कम्युनिज्म। दोनों को आप साथ अभी समझ लो। तो सोशलिज्म भी कहीं ना कहीं मॉडर्निटी की देन है। मॉडर्न समाज के जन्म होने के बाद जो नए आइडियाज आते हैं उससे आइडिया ऑफ सोशलिज्म का जन्म होता है और यूरोपियन समाज में जो थिंकर्स नए थॉट, नए फिलॉसफीज, नए आइडियाज को जन्म देते हैं, वहां से एक ये आइडिया इमर्ज करता है सोशलिज्म का। तो अगर एक जनरल सेंस में मैं आपको सोशलिज्म बताऊं तो सोशलिज्म क्या है कि एक फिलॉसफी है जिसके थ्रू आप ये एक ऐसा समाज बनाना चाहते हो जहां पे सारे लोग बराबर हों। अब जब मैं बराबरी की बात कर रहा हूं तो सोशलिज्म बराबरी की बात करता है, डेमोक्रेसी भी बराबरी की बात करता है, बट सोशलिज्म डेमोक्रेसी से अलग कैसे है? तो सोशलिज्म एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जहां पे लीगल इक्वालिटी तो हो कि आप लीगली हर आदमी बराबर हो, उसके साथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी हो कि सब लोगों को बराबर का मौका भी मिल सके। लेकिन इसके साथ एक और चीज है जो डेमोक्रेटिक समाज नहीं गारंटी करता है बट सोशलिस्ट समाज बात करता है, वो है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। कि समाज में जो भी चीज बनी, मान लीजिए कुछ प्रोडक्शन हुआ या कोई सर्विसेज आए, वो भी सब लोगों को इक्वल मिले सबसे पहले, और फाइनली समाज में जो भी प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्टिविटी हुई, वो भी सबको इक्वली बांट दिया जाए। इसका मतलब लीगल इक्वालिटी के साथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम, तीनों सोशलिज्म या सोशलिस्ट समाज इंश्योर करने की कोशिश करता है। तो अगर मैं यूरोपियन हिस्ट्री की बात करूं जहां सोशलिज्म का आइडिया पहली बार जन्म लेता है, तो यूरोपियन हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो अर्ली सोशलिस्ट्स थे, जैसे सेंट साइमन थे, ओवेन थे, काफी लोग थे, उनमें नहीं जाते हैं। अर्ली सोशलिस्ट का एक आइडिया था कि एक ऐसा समाज बनना चाहिए जहां सब लोग सब तरीके से समानता हो, सब टाइप से इक्वालिटी डेवलप हो सके लोगों के बीच, ठीक है। और उसको पॉलिटिकल जो एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे कि इस आइडिया को एक्चुअली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, ये सबसे पहले फ्रांस के समाज में हुआ। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में होता है तो उसमें एक बंदा इमर्ज करता है, फ्रैंकोइस बेबुअफ उनका नाम होता है, फ्रैंकोइस नोएल बेबुअफ। ये क्या करते हैं, ये ट्राई करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक सरकार बनती है, राजा को हटाया जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद और एक डायरेक्टरी की सरकार बनती है। तो बेबुअफ का आइडिया था कि डायरेक्टरी को हटा के एक सोशलिस्ट समाज बनाया जाए, एक नया रिजीम स्टैब्लिश किया जाए जिसमें सोशलिज्म हो, ठीक है। 1796 में इन्होंने एक बेबुअफ कॉन्स्पिरेसी ट्राई किया था जिसमें ये सरकार को ओवरथ्रो करके एक सोशलिस्ट रिजीम लाने की कोशिश करते हैं।
हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, ये पकड़े जाते हैं। 1796 में एक्सपेरिमेंट करते हैं, कूप डिटैट की कोशिश करते हैं, पकड़े जाते हैं। 1797 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और इनके मरने के बाद उस समय फ्रांस में सोशलिज्म को स्टैब्लिश, पॉलिटिकली स्टैब्लिश करने की जो मुहिम थी वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। हालांकि जो आइडिया है सोशलिज्म का वो नहीं मरता है, वो जोर पकड़ता है, यूरोपियन समाज में काफी स्ट्रांगली फैलता है सब जगह, ठीक है। और जो अर्ली सोशलिस्ट थे वो उसमें भी फैक्शंस थे। कुछ लोग ये कहते थे कि डेमोक्रेटिकली हम इसको लाएंगे, कुछ लोग बोलते थे कि सोशलिस्ट रिजीम पावर में आ जाएगी, फिर स्टेट के थ्रू हम सोशलिस्ट प्रोग्राम्स चला के समाज में एक सोशलिज्म ला सकते हैं। 1818 में लेकिन सोशलिज्म का पोस्टर बॉय जन्म लेता है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। 1818 में कार्ल मार्क्स पैदा होते हैं, 1830 से लिखना चालू करते हैं, 1840s में जाके उनका प्रॉपर बुक्स आना चालू होता है और वो सोशलिज्म को एक नया डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। अर्ली सोशलिस्ट से थोड़ा अलग, गोल सेम है बट वो तरीके अलग बताते हैं, उसको वो साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते हैं। बट इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, हमारा एजेंडा कहीं और है। हमारा एजेंडा ये है कि सोशलिज्म का आइडिया फ्रांस में फेल होने के बाद भी जिंदा रहता है और इसका सीधा असर आपको दिखेगा। यूरोप में दो रिवॉल्यूशंस होते हैं, 1830 और 1848, 1830 और 1848 में अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में सोशलिस्ट मूवमेंट्स होते हैं। सरकार को बदलने की कोशिश की जाती है और एक नया सोशलिस्ट समाज बनाने की कोशिश की जाती है और ये भी फेल होता है, ठीक है, ये भी फेल होता है। बट इसके साथ क्या होता है कि अब जो सरकार थी, वहां जो किंग्स थे जो रूल कर रहे थे, सोशलिस्ट के खिलाफ हो जाते हैं। जो सोशलिज्म को स्टैब्लिश करना चाहते थे, इनके खिलाफ अब गवर्नमेंट्स एक्टिव हो जाती है कि यार सोशलिस्ट आइडिया को ज्यादा पनपने मत दो। इनको दबाने लगते हैं कि सोशलिस्ट आइडियाज के बारे में जो भी ख्याल रखते हैं या जो सोशलिस्ट समाज बनाना चाहते हैं, इनको ज्यादा स्पेस नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो गवर्नमेंट्स सब जगह की इस बात पे कॉन्शियस हो जाती है कि सोशलिस्ट को साफ करो या उनको हटाओ, इनको उठने मत दो, ये समस्या क्रिएट करेंगे। इस केस में लेकिन जो लोग कम्युनिस्ट माइंडसेट के होते हैं, सोशलिस्ट माइंडसेट के होते हैं, वो भी ये समझ जाते हैं कि अगर हम इंडिविजुअली अपने अपने देश में लड़ते रहे तो हमारा कुछ नहीं होगा। हमको मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है। जब तक हम एक फ्रंट पे नहीं आएंगे, जब तक हम साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक सोशलिज्म नहीं आ पाएगा और सारी सरकारें उसको दबा देंगी। तो इसलिए 1864 में जो पहला है इंटरनेशनल वर्किंग मैन्स एसोसिएशन बनता है, जिसको कम्युनिस्ट हिस्ट्री में फर्स्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या फर्स्ट इंटरनेशनल बोला जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि अलग अलग जगह जो लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, जो लोग सोशलिस्ट समाज बनाना चाहते हैं, उनको एक पॉलिटिकल फ्रंट पे लाना और मिलके ये कोशिश करना कि पूरे यूरोप में और फिर आगे पूरे वर्ल्ड में सोशलिस्ट रिजीम्स लाया जा सके, एक नया काइंड ऑफ समाज बनाया जा सके, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 1864 में पहला बनता है फर्स्ट इंटरनेशनल, ठीक है, और ये करीब 12 साल तक चलता है। 1876 में ये डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने में क्या होता है कि गोल तो सेम है बट सोशलिज्म बहुत डाइवर्स है। इसमें दो डिबेट्स होते हैं जिसके कारण फर्स्ट इंटरनेशनल टूट जाता है। जो पहला डिबेट था वो था वुमेन का पार्टिसिपेशन कम्युनिस्ट मूवमेंट में। फर्स्ट इंटरनेशनल में यह डिबेट हुआ कि क्या वुमेन को भी बराबरी का जगह देना है मेन को, जैसे मेन कम्युनिज्म स्प्रेड करने के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या इस मूवमेंट में वुमेन को भी जगह मिलना चाहिए। इस पे दो गुट बंटता है। एक गुट इस बात से एग्री करता है कि हाँ वुमेन को भी पॉलिटिकल स्पेस मिलना चाहिए, दूसरा ग्रुप नहीं मानता है। और अगर आप गौर करोगे, आप वर्ल्ड हिस्ट्री या इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको यह पता होगा कि 18th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी, मेनली 19th सेंचुरी यूरोप में काफी हॉटली डिबेटेड है इस बात पे कि क्या वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, क्या वुमेन को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में मौका मिलना चाहिए। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भी, फर्स्ट इंटरनेशनल में भी ये डिबेट होता है और इसमें दो फैक्शंस बढ़ जाते हैं। जो दूसरा डिबेट होता है फर्स्ट इंटरनेशनल में, उसमें यह होता है, उसमें दो ग्रुप्स बढ़ते हैं। एक का नाम है स्टेटिस्ट्स और दूसरे का नाम है एनार्किस्ट। स्टेटिस्ट ये बोलते हैं कि जब कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट रिजीम लाना है तो उसमें जो स्टेट है, यानी जो गवर्नमेंट है, मान लो स्टेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एक स्टेट हुआ, तो क्या स्टेट की जरूरत है सोशलिस्ट समाज में या नहीं। इसके लिए दो ग्रुप्स बनते हैं। एक होता है स्टेटिस्ट्स।
स्टेटिस्ट्स ये बोलते हैं कि स्टेट का रहना जरूरी है और स्टेट के थ्रू ही हमको सोशलिज्म लाना है, यानी गवर्नमेंट मस्ट स्टे फॉर सोशलिज्म टू प्रॉस्पर। बट जो दूसरा ग्रुप होता है एनार्किस्ट, उनका ये कहना है कि जब तक स्टेट रहेगा तब तक सोशलिज्म का रिजीम नहीं आ सकता, इसलिए स्टेट को हटाना जरूरी है सोशलिस्ट आइडियाज के डेवलपमेंट में या सोशलिज्म के डेवलपमेंट में, इसलिए ये लोग स्टेट को हटाना चाहते हैं। तो इस तरीके से वुमेन राइट्स और स्टेट के रोल को लेके फर्स्ट इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल वर्किंग मैन्स एसोसिएशन जो 1864 से 1876 तक बनता है, उसमें फैक्शंस आता है और अल्टीमेटली ये खत्म हो जाता है 12 साल में। फिर भी सोशलिज्म का आइडिया अगेन जिंदा रहता है। विद टाइम सोशलिस्ट को ये रियलाइज होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की सोशलिस्ट इंटरनेशनल को डिसॉल्व करके, तो इसलिए ये सेकेंड इंटरनेशनल फिर से बनाते हैं, वापस से आते हैं कि यार अगर वर्ल्ड में हमको सोशलिज्म का आइडिया स्प्रेड करना है, अलग अलग जगह कम्युनिस्ट पार्टीज बनानी है, उनको हेल्प करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको फंड करना है, तो हमारे पास एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और उसके लिए ये सेकेंड इंटरनेशनल बनाते हैं। सेकेंड इंटरनेशनल 1889 में बनता है। 1889 में अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को फॉलो करते हो तो 1889 में आपको ये समझ आएगा कि 1889 का जो दौर है उस टाइम में ग्लोबल कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का दौर था। ऑलरेडी ब्रिटेन आप देख लो, फ्रांस हो गया और साथ में जर्मनी, इटली इमर्ज किया था, जापान इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, यूएस इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। ये सारे नए नए कॉलोनियल पावर्स थे और इनके बीच ग्लोबल डोमिनेंस की लड़ाई थी कि सबसे बड़ा कॉलोनियल सुपर पावर कौन है। इस कंटेक्स्ट में क्या हुआ कि कम्युनिस्ट लोग साथ आए और वो बोले कि हम कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए सेकेंड इंटरनेशनल का पहला एजेंडा था कि हर जगह सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाओ। दूसरा एंटी कॉलोनियल एजेंडा कि कॉलोनियलिज्म नहीं होना चाहिए, और इसलिए इन्होंने जब ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो साथ बैठ के एक प्रण लिया कि जब भी वॉर होगा, कोई भी कंट्री एक दूसरे से लड़े, तो ये लड़ाई कॉलोनीज के लिए ही तो हो रही है। सारे देश एक दूसरे से इसलिए लड़ रहे थे कि उनको और कॉलोनीज चाहिए थी। उस समय की बात कर रहा हूं मैं, 1880s 1890s, कॉलोनीज के लिए लड़ाई होती थी। तो इसलिए इन्होंने बोला कि हम कभी भी अपने गवर्नमेंट को वॉर में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इनका एंटी वॉर एजेंडा था कि हम कभी भी वॉर एफर्ट्स में सपोर्ट नहीं करेंगे अपने गवर्नमेंट को। इस प्रण के साथ सेकेंड इंटरनेशनल बनाया गया 1889 में, ठीक है। और ये कुछ दिन चला, बट जब यूरोपियन हिस्ट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, अगर आप गौर करते हो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट होता है, और वहां से इन छोटे छोटे कम्युनिस्ट पार्टीज जो अलग अलग देशों में थे, इन पे प्रेशर बनना चालू होता है कि क्या आप वर्ल्ड वॉर में फिर से एंटी वॉर रहेंगे या आप अपने नेशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए अगर आप जर्मनी की बात करें, जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट वहां की कम्युनिस्ट पार्टी अगर अपने जर्मन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी तो लोग उनको ट्रेटर बोलेंगे। करेगी तो उनका कम्युनिस्ट का जो प्लेज है कि हम वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो टूट जाएगा। तो इस केस में सेकेंड इंटरनेशनल में भी दरार आने लगी। दो फैक्शंस बट गए, एक जो अपने अपने नेशनल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट कर रहा था वर्ल्ड वॉर 1 में, और जो दूसरा ग्रुप था जो अभी भी प्लेज को पकड़े हुए था कि हम वॉर में किसी का साइड नहीं लेंगे। इन दोनों गुट में कई सारे डिबेट्स हुए और अल्टीमेटली सेकेंड इंटरनेशनल भी 1916 में डिसॉल्व हो गया, ठीक है। यहां से फिर से कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी मेहनत के बाद बना था, जिसका काम था हर जगह कम्युनिस्ट पार्टीज को स्प्रेड करना, ठीक है, वो टूट गया। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं रहा, क्योंकि 1917 अगेन अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को फॉलो करते हो तो उस समय रशियन रिवॉल्यूशन होता है। इससे पहले भी हालांकि पेरिस कम्यून में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी, बट कोई मेजर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अगर पहली बार कहीं बना तो रसिया में बना 1917 रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन में जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, 1917 में, तो 1919 में रसिया जो गवर्नमेंट बनती है वो थर्ड इंटरनेशनल बनाती है, जिसको कॉमिंटर्न भी बोलते हैं। कॉमिंटर्न रशिया द्वारा बनाया गया था, चूंकि वहां पे पहली बार एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने ग्लोबल कम्युनिज्म को स्प्रेड करने के लिए फिर से थर्ड इंटरनेशनल का गठन किया 1919 में। और इनका काम क्या था, इनका मेन एजेंडा क्या था कि यार अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो 1917 में रशिया में हुआ है, इसको हमको एक्सपोर्ट करना है हर कंट्री में। हर कंट्री में रशियन रिवॉल्यूशन जैसा ही रिवॉल्यूशन होना चाहिए,
ताकि सोशलिस्ट समाज और सोशलिस्ट गवर्नमेंट का गठन हो सके, फॉर्मेशन हो सके। इनका मेन एजेंडा ये था और ये उस समय करना स्टार्ट भी किए, कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहे। कई सारे कंट्रीज में जो सोशलिस्ट आइडियाज थे स्प्रेड हुए, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। आप इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो उसके बाद ही बनी थी, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद, जिसमें कमिंटर्न का बहुत बड़ा रोल था। बट कमिंटर्न भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। अगर आप देखोगे यूरोपियन हिस्ट्री को तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कुछ समय बाद ही 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है और वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया शुरू में तो पैसिव प्लेयर रहता है, बट चूंकि जर्मनी रशिया पे अटैक करता है इसलिए रशिया को वॉर में आना पड़ता है। अब रशिया जब वॉर में आती है तो रशिया यूएस, यूके, फ्रांस के साइड जाती है। जो लोग इस बात से कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि आप कमिंटर्न बनाकर कम्युनिज्म फैला रहे हैं सारे जगह और हर जगह ये कह रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी को कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स झूठी है, इनको हटाओ और कम्युनिस्ट सरकारें बनाओ, तो इसलिए स्टालिन पे जब प्रेशर बनता है तो 1943 में फाइनली कॉमिंटर्न को डिसॉल्व कर दिया जाता है। बोला जाता है ठीक है अभी वॉर इंपॉर्टेंट है, कम्युनिज्म फैलाना नहीं, इसको बाद में देखा जाएगा, अभी वॉर देखेंगे। तो स्टालिन 1943 में कॉमिंटर्न जो कि 1919 में बना था रशियन रिवॉल्यूशन के बाद, जिसका काम यह था कि ग्लोबली मेरे को कम्युनिज्म फैलाना है, उसको स्टालिन ने डिसॉल्व कर दिया। बोला ठीक है भाई हम कम्युनिज्म नहीं फैलाते हैं, आते हैं पहले जर्मनी को हराते हैं। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है फिर से, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद 1947 की बात कर रहा हूं, 1947 में वापस से स्टालिन को यह लगता है कि अब तो वॉर खत्म हो गया और उस समय एक कोल्ड वॉर वाला माहौल भी बनने लगता है। यूएस एक तरफ जो डेमोक्रेसीज को सपोर्ट कर रहा होता है, दूसरी तरफ यूएसएसआर यानी रशिया जो आप बात कर रहे हैं वो कम्युनिज्म का टॉर्च बियरर होता है। तो इनको क्या चाहिए होता कि इनको फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना था जो कि ग्लोबली कम्युनिज्म को फैलाए, सोशलिज्म का आइडिया को और स्प्रेड करे, अलग अलग जगह कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करे। और इसलिए 1947 में आप एक तरीके से इसको फोर्थ इंटरनेशनल बोल सकते हो, फोर्थ इंटरनेशनल भी कुछ लोग बोलते हैं, बट मेन नाम इसका कॉमिनफॉर्म था। कॉमिनफॉर्म बनता है 1947 में, जिसका फिर से काम यही होता है कि वो कम्युनिज्म को स्प्रेड करेगा। बट इस बार जो प्रोग्राम्स बनाती है कॉमिनफॉर्म 1947 के बाद, उसमें स्टालिन की छाप रहती है। स्टालिन कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को स्प्रेड करने के पीछे अपना आइडियाज इंप्लीमेंट करा रहे होते हैं और इसलिए सब लोग इससे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। 1947 के बाद जो स्टार्ट होता है, 1953 में स्टालिन की डेथ हो जाती है। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद निकिता क्रुश्चेव अगले हेड बनते हैं यूएसएसआर के और वो विथ टाइम डीस्टालिनाइजेशन का एक प्रोग्राम बनाते हैं। स्टालिन के टाइम में जो चेंजेस हुए थे उसको लेके सब लोग कंफर्टेबल नहीं थे, तो निकिता क्रुश्चेव ने भी एक प्रोग्राम चलाया कि यार स्टालिन के टाइम में जो गलत चीजें हुई हैं उनको हम हटाएंगे, क्लीन करेंगे रशियन सोसाइटी या रशियन कम्युनिज्म, रशियन सोशलिज्म को, और उसको डीस्टालिनाइजेशन बोलते हैं। तो 1956 में डीस्टालिनाइजेशन के तहत कॉमिनफॉर्म को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि कॉमिनफॉर्म केवल ग्लोबल कम्युनिज्म नहीं फैला रही है, ये स्टालिनाइजेशन कर रही है, स्टालिन के आइडियाज को ग्लोबली प्रोपोगेट कर रहा है और इसकी जरूरत नहीं है, उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो आपका लास्ट मेजर ग्लोबल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो डिक्लाइन करता है, वो खत्म हो जाता है। और इसके बाद से अगर आप वर्ल्ड का पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो करते हैं, अभी देख रहे होंगे, तो आपको ये दिखेगा कि धीरे 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 कम्युनिस्ट पार्टीज का इन्फ्लुएंस अक्रॉस ग्लोब कम हुआ है। धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टीज उतनी पावरफुल नहीं है जितनी ये पहले थी। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का डिक्लाइन भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल कम्युनिज्म के डिक्लाइन में? तो ग्लोबल कम्युनिज्म डिक्लाइन कर रहा है और आपको क्लियरली दिखेगा कि इसके बाद में जब यूएसएसआर का डिक्लाइन होता है, ठीक है, और इवन चाइना जब खुद ही सॉर्ट ऑफ कैपिटलिज्म फॉलो करने लगता है इकोनॉमिक सेंस में। पॉलिटिकली चाइना अभी भी कम्युनिस्ट है, बट इकोनॉमिकली इट इज मोर ऑफ अ कैपिटलिस्ट कंट्री। तो क्या आपको यह लगता है कि सच में ग्लोबली वी आर मूविंग टू अ एरा ऑफ कंप्लीट कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म इज डिक्लाइनिंग? ये आप कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल
जो एबिलिटी थी कम्युनिज्म की कि ग्लोबली हर कम्युनिस्ट पार्टी को जोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ये कम्युनिज्म के स्प्रेड में बहुत हेल्प किया था। और इसका डिक्लाइन, इसका टूटना आज कम्युनिज्म के डिक्लाइन का कारण बन रहा है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम रेगुलरली मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके, जो कि सिलेबस से भी जुड़ा है यूपीएससी के, और इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा आपको डेप्थ में भी बताएंगे, जो चीज़ें मे बी आप पढ़े हो या नहीं भी पढ़े हो, तो आपको सिलेबस के इर्द गिर्द ही रहेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इस तरह से हम रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू।